नमस्कार, मैं जानवी एनएसडीएल की ओर से एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2015 से शुरू की है और इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक फिक्स राशि पेंशन के रूप में प्रदान करना है। ये योजना काफी प्रचलित हुई है और आज तक लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स इस योजना के साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ रोजाना लगभग 20 से 25 हजार अकाउंट्स एपीवाई के अंदर डिफरेंट बैंक के लार्ज बैंकिंग नेटवर्क के द्वारा ओपन किए जाते हैं। क्योंकि एपीवाई अकाउंट सेविंग अकाउंट के माध्यम से ही ओपन किए जाते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बैंक और उनके ब्रांचेस का महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एपीवाई स्कीम की पूरी जानकारी बैंक ऑफिशियल्स के पास हो, ताकि वो सब्सक्राइबर को ये जानकारी सही तरीके से दे सके। लेकिन अक्सर देखा गया है कि एपीवाई सब्सक्राइबर्स और ब्रांच ऑफिशियल्स के पास इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई बैंक कस्टमर एपीवाई अकाउंट ओपन करना चाहता है तो ब्रांच ऑफिशियल कैसे उन्हें गाइड करे, जिससे सब्सक्राइबर का एपीवाई अकाउंट सीमलेसली ओपन हो। साथ ही साथ हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि ब्रांच ऑफिशियल और क्या क्या सर्विसेज एपीवाई सब्सक्राइबर को दे सकते हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर कलीग राहुल जी हैं। राहुल जी, एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। थैंक्स जानवी। मुझे ये बताइए, एपीवाई अकाउंट ओपनिंग में बैंक ब्रांच का क्या रोल है? जानवी, ब्रांच ऑफिशियल के लिए एपीवाई में सब्सक्राइबर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एकदम आसान रखी गई है। एपीवाई रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी को उनके नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन से जोड़कर रखा गया है। एपीवाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किए जाने पर ब्रांच ऑफिशियल सब्सक्राइबर के अकाउंट नंबर को वेरीफाई करता है। वेरिफिकेशन के बाद उसके पर्सनल डिटेल्स उनके स्क्रीन पर पॉपुलेट हो जाते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनएसडीएल ने एक एप्लीकेशन बनाया है, जिसे एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर के बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये एपीवाई एप्लीकेशन उनके कोर बैंकिंग सिस्टम में ही उपलब्ध है, जिससे अकाउंट ओपनिंग के समय सब्सक्राइबर के सारे डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं और इसकी फिर से केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडिशनल डिटेल्स जैसे कंट्रीब्यूशन अमाउंट, सब्सक्राइबर के एज और पेंशन अमाउंट मेंशन करने पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर सिस्टम में सबमिट होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ब्रांच ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट पे प्रैन मेंशन कर रिकॉर्ड के लिए सब्सक्राइबर को देता है। लेकिन बैंक ब्रांच को 2 बात की ध्यान रखनी जरूरी है। एक, जब कभी भी कोई सब्सक्राइबर एपीवाई अकाउंट ओपन करने के लिए आता है तो सबसे पहले सब्सक्राइबर से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास पहले से कोई एपीवाई अकाउंट नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर सब्सक्राइबर पहले एपीवाई अकाउंट किसी दूसरे बैंक के साथ में ओपन करा है और आपके ब्रांच में एपीवाई अकाउंट ओपन करने के लिए आता है, तो उसे एग्जिस्टिंग एपीवाई अकाउंट को शिफ्ट करने की सलाह देनी होगी। एपीवाई अकाउंट शिफ्ट कैसे किया जाए, इसकी चर्चा हमने एक दूसरे वीडियो में की है। दूसरा, क्योंकि एपीवाई सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन उसके सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है, यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि उसका बैंक अकाउंट एक्टिव है और उसमें सफिशिएंट बैलेंस रहता है। ये तो हुआ कि एपीवाई अकाउंट ओपनिंग में बैंक ब्रांच का क्या रोल है, लेकिन आगे का कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या होगा? क्या सब्सक्राइबर को एनपीएस अकाउंट की तरह कंट्रीब्यूशन स्लिप भरकर पैसे जमा करने होंगे? कंट्रीब्यूशन की प्रक्रिया भी सिंपल है। इसके लिए सब्सक्राइबर और एपीवाई सर्विस ब्रांच द्वारा कोई एडिशनल एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइबर के सेविंग अकाउंट से ही उसके बताए गए फ्रीक्वेंसी पर कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट होने की फैसिलिटी एपीवाई में दी गई है। इसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी की तरह भी देख सकते हैं। एपीवाई अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को इस तरह से बनाया गया है कि उसे सब्सक्राइबर के डेबिट इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज़ किया जाए। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि सब्सक्राइबर के सेविंग अकाउंट से अमाउंट डेबिट होने के दूसरे दिन उसे सीआरएस सिस्टम में अपलोड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सब्सक्राइबर के एपीवाई अकाउंट में सही समय पर यूनिट्स क्रेडिट हो। राहुल जी, चूंकि सब्सक्राइबर एक लंबे समय तक एपीवाई सिस्टम से जुड़ा रहता है, हो सकता है इस दौरान उसके कुछ पर्सनल डिटेल चेंज करने की जरूरत हो, या रजिस्ट्रेशन के समय कुछ डिटेल्स गलत रजिस्टर्ड हो गए हो, जिसे उन्हें सुधार करने की जरूरत हो, तो ब्रांच ऑफिशियल एपीवाई अकाउंट से जुड़े कौन कौन से डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? जानवी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एपीवाई अकाउंट खुलता ही है सब्सक्राइबर के सेविंग अकाउंट के बेसिस पर और सब्सक्राइबर को अलग से कोई केवाईसी डिटेल्स नहीं देनी पड़ती। तो जाहिर है
अगर सब्सक्राइबर को अपने APY अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स जैसे पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनेशन डिटेल्स इत्यादि अपडेट करने हो तो उसे सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में ये डिटेल्स चेंज करनी होगी। एक बार सेविंग अकाउंट में डिटेल्स चेंज हो गई तो सब्सक्राइबर के APY अकाउंट में डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसकी सूचना सब्सक्राइबर को CRA द्वारा ईमेल SMS अलर्ट के रूप में दी जाती है। यहाँ पर मैं एक नॉमिनेशन रिलेटेड बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में दिए गए नॉमिनी से APY अकाउंट का नॉमिनी अलग हो सकता है। हालांकि अगर सब्सक्राइबर मैरिड है तो स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ APY के अंदर डिफ़ॉल्ट नॉमिनी होंगे। जिन सब्सक्राइबर ने अपना APY अकाउंट बिफोर मैरिज ओपन किया है उन्हें इस प्रक्रिया के द्वारा अपना नॉमिनी नेम अपडेट करवाना होगा। राहुल जी, अगर किसी APY सब्सक्राइबर ने अकाउंट खोलते समय पेंशन अमाउंट 1000 रुपये रखा है और उसी के बेसिस पे उसके अकाउंट से कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट हो रहा है, लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो इस स्थिति में क्या वो पेंशन अमाउंट इंक्रीज कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ये जरूरी नहीं है कि एक बार पेंशन अमाउंट आपने सेलेक्ट कर ली तो वो बदली नहीं जा सकती है। आप चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इसके लिए बैंक ब्रांच को सब्सक्राइबर से सब्सक्राइबर डिटेल्स मॉडिफिकेशन एंड चेंज ऑफ APYSP फॉर्म भरकर लेना होगा। रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद सब्सक्राइबर के चुने गए पेंशन अमाउंट के अनुसार सब्सक्राइबर का रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट उसके सेविंग अकाउंट से अगले महीने से डेबिट होना चालू हो जाएगा। और अगर कोई सब्सक्राइबर अपना कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है? हाँ जानवी, सब्सक्राइबर अपना कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई सब्सक्राइबर मंथली कंट्रीब्यूशन कर रहा है लेकिन किसी कारणवश उससे मंथली कंट्रीब्यूशन करना संभव नहीं है या उसके इनकम पैटर्न में बदलाव के चलते यह संभव नहीं है तो वह फ्रीक्वेंसी चेंज कर क्वार्टरली या हाफ ईयरली कर सकता है। इसके लिए भी उसे APY बैंक ब्रांच में रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। राहुल जी, एक आखिरी सवाल, आप मुझे ये बताइए कि APY सब्सक्राइबर्स को एम्पावर करने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है? सबसे पहले तो उन्हें अपने अकाउंट से अपडेटेड रहने के लिए NSDL की तरफ से एक मोबाइल ऐप दिया गया है। इस ऐप के थ्रू वे अपना अकाउंट डिटेल्स, रीसेंट कंट्रीब्यूशन डिटेल्स देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट तथा पैन कार्ड भी देख सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में सब्सक्राइबर पैन तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइबर हमारी वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in के APY सेक्शन में जाकर APY के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना APY ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट तथा पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बात बता दूँ कि NSDL सब्सक्राइबर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर सालाना एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी भेजती है। सब्सक्राइबर आपके ब्रांच आकर भी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक ब्रांच को APY मॉड्यूल से स्टेटमेंट जनरेट करके उसका प्रिंट आउट सब्सक्राइबर को देना होगा। धन्यवाद राहुल जी, इतने अच्छे तरीके से APY के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से APY बैंक ब्रांचेस को अनुरोध करना चाहूंगी कि इसे वे अपने कलीग्स तथा सारे ब्रांचेस में शेयर करें ताकि वे APY सब्सक्राइबर्स को अच्छी सर्विसेज दे सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। APY वीडियो सीरीज के अगले वीडियो में हम APY से जुड़े कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। NPS और APY से जुड़े कुछ और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।